दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के शानदार रिस्पांस के बाद अब जारी है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 पीवाईक्यू सीरीज। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है जिसमें 125 क्वेश्चन कवर किया है। अब पार्ट 2 है जो कि 26 से 50 होगा। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ हम सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट, लॉजिक और एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे ताकि आने वाले 72वीं बीपीएससी और अन्य बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे कि अंग्रेजों ने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था 1912 में, क्योंकि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने, ध्यान रहे वायसराय हार्डिंग ने वर्ष 1911 में भारत आगमन और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। तो ध्यान रहे 1911 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन। और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो घोषणा तो हो गई थी 1911 में ही। तो ध्यान है, स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो दिन भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल। अगर घोषणा का पूछे कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी, तो ध्यान दें 12 दिसंबर 1911, और स्थानांतरित कब किया था, तो 1 अप्रैल 1912। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, कि करो या मरो का नारा किसने और कब दिया। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे ये अगस्त क्रांति। तो अगर अगस्त क्रांति का भी पूछे तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है, अगस्त क्रांति। और अरुणा असफ अली ने 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी थी। और इसका 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तो ध्यान रहे 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जिसमें कि सूची सम्मिलित करनी है। एक तरफ संगठन का नाम दिया है तो दूसरी तरफ मुख्यालय का। तो पहले संगठन का नाम देखते हैं। स्वदेशी सेवक संघ, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम और INA या आज़ाद हिंद फौज। और इसका मुख्यालय है वैंकूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, रंगून। तो इन सबको मैच करना है। तो ध्यान रहे स्वदेशी सेवक संघ जो था वो वैंकूवर में बनाया गया था, तो ये तो सही है। और जो यूनाइटेड इंडिया हाउस था इसे सिएटल में बनाया गया, तो दूसरा भी सही है। मतलब ये सही होगा, यहाँ पे बी होगा। तो ये बी किस में आ रहा है, तो ये दो ही आंसर से आपका आंसर मिल जा रहा है कि ये BCD होगा। सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम था और INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून में था। आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन का मतलब 2 का भी आपको
आंसर पता होता तो आप आंसर कर लेते। तो ध्यान रहे, स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में, और युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, और INA आज़ाद हिंद फौज रंगून में। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1946, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 दिसंबर 1946 को मनाया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। और इस कार्यवाही का उद्देश्य था कि सांप्रदायिक फैलाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू व मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और सर्वप्रथम कलकत्ता में सिद्धि कार्यवाही दिवस की शुरुआत हुई, और मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया। तो ध्यान रहे, मौलाना आज़ाद ने इसे काला दिवस कहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें भी समाचार पत्र और उसके संपादकों का मिलान करना है। तो समाचार पत्र है फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, और जो इसके संपादक हैं वो हसन गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और चौथे हैं तारकनाथ दास। इन सब का मिलान करना है। तो ध्यान रहे, फ्री हिंदुस्तान तो इनका है, तारकनाथ दास का। मान लीजिए ये आपको नहीं पता है, लेकिन इंडियन ओपिनियन तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का है। सॉरी, यहाँ हसन गांधी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, महात्मा गांधी होगा। तो इंडियन ओपिनियन तो आपको पता है कि महात्मा गांधी का है, तो 2 का तो ए हो गया, और जो बंगाली है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, ये भी आपको पता है। तो मान लीजिए दूसरा का सी और चौथा का, दूसरा का ए और चौथा का सी, तो दूसरा का ए और चौथा का सी एक ही ऑप्शन में है, जो कि है ऑप्शन बी। तो इससे ध्यान रखें, आप 1 का डी हो सकता है। फ्री हिंदुस्तान का होगा तारकनाथ दास, और वॉइस ऑफ इंडिया के होंगे दादा भाई नौरोजी। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि जो ये मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं, इसमें हर बार आपको ज़रूरी नहीं होता है कि सारे ऑप्शन हैं। आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं उनको आप मिलान कर लीजिए, बाकी के 100% चांस होते हैं या कि आपके सही ही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में वैसे दिए रहते हैं। जैसे हमें 1 का पता था, सॉरी 2 का पता था, और इसका 4 का पता था, उससे हमने आंसर निकाल लिए। तो आपको भी एग्जाम टाइम में ये ध्यान रखना, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए सही भी रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें भी मिलान करना है कि राजनीतिक संगठन और उसके संस्थापक। राजनीतिक संगठन है खाकसार, सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक, और संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस, इनायतुल्लाह मशरिकी, जयप्रकाश नारायण और BR अम्बेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का सब लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस होंगे, तो ये तो इजीली हो गया। और इसका है सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, तो ये भी हो गया। तो मान लीजिए 2 का सी और 4 का ए, 2 का सी और 4 का ए, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। लेकिन अब 2 ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें कि 2 का सी और 4 का ए आ रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है वो BR अम्बेडकर की है, तो 3 का हो जाएगा डी। तो CDA, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और खाकसार होगा इनायतुल्लाह मशरिकी का। तो ध्यान रहे, खाकसार इनायतुल्लाह मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, कि भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी जेम्स किन्स, ऑप्शन सी सर ऑस्टिन चेम्बरलेन, और ऑप्शन डी सर WR मेन्सफील्ड। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चेम्बरलेन थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ,
कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष किस आंदोलन के नारे से प्रसिद्ध हुआ? तो ध्यान रहे, संघर्ष फिर विराम फिर संघर्ष। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है साइमन आयोग का विरोध और ऑप्शन डी है खिलाफत मौजूदा। तो इसको आयोग ने इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया था क्योंकि जो इसका आंसर है वो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं था, क्योंकि जो ये था मतलब संघर्ष विराम संघर्ष वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा था। अवज्ञा, तो इसलिए ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया नहीं था, तो इसको एक कमीशन ने इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बार बार बताया है कि नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि आंसर में आदमी जब एग्जाम में के प्रेशर में रहता है तो ये ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होगा कि अगर आपको आंसर में कहीं क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है तो उसको आप अंडरलाइन कर लें। तो ऑप्शन ए है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ऑप्शन बी है प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा और ऑप्शन डी है जातीय सरकार तामलुक बंगाल। तो सभी सही है, लेकिन जो वो है रैयती सरकार ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये भारत क्या गलत है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे समानांतर राष्ट्रीय सरकारें नहीं स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था, तामलुक की जातीय सरकार मिदनापुर बंगाल में हुआ था सतीश सामंत के नेतृत्व में, और सतारा की प्रति सरकार समानांतर सरकार जो थी वो वाईवी चौहान के नेतृत्व में कोरापुट उड़ीसा में लक्ष्मण नायक थे, और प्रजामंडल तालचर उड़ीसा में हुआ था, और प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त दान की? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 9। तो अक्टूबर 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार थी उसको जापान व जर्मनी सहित 9 देशों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी। तो 9 देश ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। और इसमें मान्यता देने वाले देश थे जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, थाईलैंड, चीन और थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, फिलीपींस और आयरलैंड। तो ध्यान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें था जापान सहित, तो इसमें जापान भी ऐड है, तो 9 देशों ने मान्यता दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, कि रॉयल शीर्षक अधिनियम यानी रॉयल टाइटल्स एक्ट के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी 1876। तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1877 में
रॉयल टाइटल अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। और 1876 में रॉयल शीर्षक अधिनियम पारित कर दिया गया। तो पारित हुआ था ये एक्ट 1876 में, लेकिन महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी 1877 में बनी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच, सॉरी इंग्लैंड है यहाँ पे, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शन ए है रेशम, ऑप्शन बी है अफीम, ऑप्शन सी है काली मिर्च, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था, क्योंकि थॉमस मैनुअल ने टेन चुंग के अफीम व्यापार के विवरण को इस तरह से पेश किया है कि यह भारत, चीन और ब्रिटेन के बीच त्रिकोणीय व्यापार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपॉलिस है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन वैली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है मॉस्को। तो जो सिलिकॉन वैली है एक टेक्नोपॉलिस है, और उच्च तकनीकी उद्योग जो क्षेत्रीय रूप से केंद्रित, आत्मनिर्भर और अत्यधिक विशिष्ट होते हैं उन्हें टेक्नोपॉलिस कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि क्षेत्रीय रूप से केंद्रित, आत्मनिर्भर और अत्यधिक विशिष्ट। और सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली और सिएटल के पास सिलिकॉन वन टेक्नोपॉलिस के उदाहरण हैं। और जो सिलिकॉन वैली है वो ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है, और यह विश्व भर में उच्च तकनीकी और नवाचार का केंद्र माना जाता है। और यहाँ पर प्रमुख तकनीकी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक और HP स्थित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए है मार्मुगांव, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ध्यान रखें कृत्रिम बंदरगाहों का उदाहरण सबसे मतलब जो है वो चेन्नई है, क्योंकि यह भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित है और ये सबसे पुराना है, और इसका निर्माण वर्ष 1859 में हुआ था, 1859। और बाकी जो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ कि लावा के ठंडा होने और ठंडा ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? मतलब कि लावा ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है तो किस प्रकार की चट्टान बनती? ऑप्शन ए है इग्नियस, ऑप्शन बी है तलछटी, ऑप्शन सी है क्रिस्टल और ऑप्शन डी है रूपांतरित। तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्नियस चट्टानें बनती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं आइडिया लग रहा, लेकिन आप मंगोलिया से आइडिया लगा सकते हैं कि मंगोलॉइड तो होंगे ही, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा और ये ऑप्शन करेक्ट भी है। तो चीन, मंगोलिया एवं जापान में मंगोलॉइड नामक मानव प्रजाति निवास करती है, और इनका एकमात्र स्थान एशिया है, जो विशेष रूप से पूर्वी एशिया, और इनसे संबंधित व्यक्तियों की त्वचा पीले रंग की होती है, उनकी आंखें छोटी होती है और उनके बाल काले भूरे रंग के होते हैं और उनका माथा चौड़ा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं गारो पहाड़ी, नंदा देवी, कामेट और केटू, और निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो ध्यान रहे पूर्व इधर है, तो पूर्व में सबसे उधर गारो पहाड़ी है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेट केटू है, फिर कामेट है। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ गया होगा कि 1 2 4 3, और हमें जाना क्या पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का सही क्रम होगा गारो पहाड़ी, फिर नंदा देवी। ये
होगा कि पूर्व से पश्चिम इसका सही क्रम होगा। पहले आएगा गारो पहाड़ी, फिर आएगा नंदा देवी, फिर कामेट, फिर केटू। सॉरी, ये इमेज करेक्ट नहीं है, आप इस इमेज को छोड़ दीजिए। तो ध्यान रहे, सबसे पहले आएगा पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 1 नंबर पे आएगा गारो पहाड़ी, दूसरे पे आएगा नंदा देवी, तीसरे पे आएगा कामेट। मतलब ये क्रम सही है, तो 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है। ऑप्शन ए, शहरों में अधिक श्रम की मांग। ऑप्शन बी, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्न सब जो कारण है इनमें वो सारे होंगे कि शहरों में अधिक श्रम की मांग है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। ऑप्शन ए है मनाली एवं जम्मू। ऑप्शन बी है मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी। ऑप्शन सी है श्रीनगर एवं लेह। और ऑप्शन डी है श्रीनगर एवं जम्मू। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर एवं लेह। ध्यान है, जोजिला सुरंग जो है वो श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है, क्योंकि यह क्षेत्र सर्दियों में बर्फबारी के कारण सामान्य मार्ग से कट जाता है और इस सुरंग के बन जाने से पूरे क्षेत्र में आवागमन में आसानी होती है। और ये सुरंग जो है वो एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान रहे, जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी व ऊंचाई पर स्थित है। और जोजिला सुरंग परियोजना है, इसको भारत सरकार ने जनवरी 2018 में मंजूरी दी थी और मई 2018 में, यानी 2018 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी और मई 2018 में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है। तुंगभद्रा। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है पेनगंगा और ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। क्योंकि जो तुंगभद्रा है, पेनगंगा तथा महानदी है, ये तीनों नदियां जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा है वो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रहे, बाकी ये जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ये भी, और ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम, इस पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है और ये पूर्व की, ये तीनों पूर्व दिशा की तरफ। तो इसलिए नर्मदा सबसे अलग हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, कि ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है अभ्रक और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क, कि ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में लौह अयस्क मिलता है और भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। भारत में उड़ीसा में, ध्यान रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और मंडलाकार होती है। ऑप्शन ए है छोटा तारा, ऑप्शन बी है कॉमेट, ऑप्शन सी है उल्कापिंड और ऑप्शन डी है उल्का। तो इसका आंसर होगा कॉमेट की जो कक्षा होती है वो अत्यधिक लंबी और अंडाकार होती है। और कॉमेट जो होते हैं वो धूलकण से बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब यह सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं और इनकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। और कॉमेट को ही पुच्छल तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक चमकदार पूंछ होती है जो तारों की तरह दिखाई देती है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर सीन नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है लिस्बन, ऑप्शन डी है बुडापेस्ट। तो इसका आंसर होगा पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और ये फ्रांस का शहर है और ये शहर आइल डी फ्रांस क्षेत्र के केंद्र में देश के उत्तर में है और पेरिस को लाइट का शहर, प्रेम का शहर और फैशन की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किस में बिहार की भूमि अपवाहित होती है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि घाघरा नदी बिहार की भूमि से अपवाहित होती है। धरातलीय जल प्रवाहित करने वाली नदियों का तंत्र अपवाह तंत्र कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा कि भारत में कोयले का भंडार में शीर्ष राज्य झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। और कोयला जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है और यह देश की ऊर्जा मांग का 55% है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा होता है, जरूर करें। तो दोस्तों आज के पार्ट 2 में हमने 70वीं बीपीएससी के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को कॉन्सेप्ट के साथ समझा। ध्यान रहे पीवाईक्यूज सिर्फ पुराने सवाल नहीं बल्कि आने वाली परीक्षा के लिए एक मजबूत संकेत होते हैं। और अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी पीवाईक्यू सीरीज को जरूर पूरा कीजिए क्योंकि हर प्रश्न को खुद से दोबारा सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे और अगर कोई डाउट लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमको मतलब ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने बीपीएससी वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और सिविल सर्विसेज मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं 78th बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अगले पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्र के साथ।